नमस्कार, मैं चित्रा माली। आज हम बात करेंगे सांस्कृतिक मानवाधिकार, जिनको हम कहते हैं कल्चरल राइट्स पे। मानवाधिकार विमर्श में सांस्कृतिक मानवाधिकारों को 1991 में स्विट्जरलैंड के फ्रीबोर्ग विश्वविद्यालय में आयोजित एक सम्मेलन में मानवाधिकारों की एक अविकसित श्रेणी और अन्य मानवाधिकारों का गरीब रिश्तेदार कहा गया। इसका मूल कारण यह है कि मानवाधिकार आयोग की बहसों और रिपोर्टों में मानवाधिकारों का यह आयाम लगभग उपेक्षित ही रहा है। मानवाधिकार घोषणा पत्र में सांस्कृतिक अधिकारों का उल्लेख तो है, पर सांस्कृतिक अस्मिता का नहीं, और अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक अधिकारों का भी अलग से जिक्र नहीं किया गया है। 1966 में पारित नागरिक राजनीतिक अधिकारों की संविदा के अनुच्छेद 27 में यह जरूर कहा गया है कि अल्पसंख्यक समूहों के व्यक्तियों को अपने समूह के अन्य सदस्यों के साथ सामुदायिक रूप से अपनी संस्कृति का आनंद उठाने, अपने धर्म का पालन और भाषा का इस्तेमाल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों की संविधान 1966 में प्रत्येक व्यक्ति के लिए सांस्कृतिक जीवन में हिस्सा लेने, वैज्ञानिक प्रगति और उसके प्रयोगों का लाभ उठाने और अपने द्वारा सृजित किसी भी वैज्ञानिक, साहित्य या कलात्मक कृति से उत्पन्न नैतिक और भौतिक हितों के संरक्षण से लाभान्वित होने के अधिकार की गारंटी दी गई है। दरअसल अल्पसंख्यकों या सांस्कृतिक समूहों के अधिकारों का अलग से जिक्र न करने के पीछे सरकारों की यह आशंका रही है कि इससे उन समूहों में अलगाववादी भावनाओं को प्रोत्साहन मिल सकता है और राष्ट्रीय एकता को खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में सांस्कृतिक अधिकारों की ओर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। यह समझ बनने लगी कि सांस्कृतिक समूहों के आपसी झगड़ों को निपटाने के लिए सांस्कृतिक अधिकारों का संरक्षण जरूरी है। साथ ही यह भी महसूस किया जाने लगा कि मानव विकास के साथ साथ आर्थिक विकास में भी संस्कृति की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। कोपेनहेगन में 1955 में सामाजिक विकास के लिए विश्व सम्मेलन में इन दोनों बातों को स्वीकार किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1988 से 1997 तक को सांस्कृतिक विकास दशक घोषित किया गया। 1995 में संस्कृति और विकास आयोग ने अपनी रिपोर्ट में रचनात्मक वैविध्य पर बल देते हुए सांस्कृतिक अधिकारों को मानवाधिकारों की हैसियत से संरक्षण देने की सिफारिश की। संस्कृति की परिभाषा और व्याख्या को लेकर कई तरह के मतभेद रहे हैं। संपूर्ण मनुष्य जाति एक संस्कृति हो सकती है और एक समूह भी एक संस्कृति हो सकती है। संस्कृति उपराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हो सकती है। उसे मानववादी और नेतृत्व शास्त्री अर्थों में भी समझा जा सकता है। इन सब पर विचार करते हुए जाति और जातीय भेदभाव से संबंधित यूनेस्को घोषणा 1978 के अनुच्छेद 1 में यह स्वीकार किया गया कि सभी व्यक्ति और समूह भिन्न या विशिष्ट होने और स्वयं को भिन्न समझने और समझे जाने का अधिकार रखते हैं। एक व्यक्ति की कई सांस्कृतिक अस्मिताएं हो सकती हैं, जैसे भाषा, धर्म, जाति या भौगोलिक आदि आधारों पर, लेकिन उसे उन सब को किसी एक अस्मिता में विलय कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सांस्कृतिक अधिकारों की संविदा में सांस्कृतिक अस्मिता और सांस्कृतिक जीवन में सहभागिता के अधिकार के साथ साथ कई अधिकारों की सूची दी गई है, जिसमें शिक्षा का अधिकार, सृजनात्मकता और उसके लाभ का अधिकार, सूचना का अधिकार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक विरासत के नष्ट किए जाने के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक सहयोग का अधिकार,
बौद्धिक स्वतंत्रता का अधिकार, अकादमिक समुदाय का सदस्य बनने, शोध का विषय एवं प्रविधि चुनने, ज्ञान को मान्यता दिए जाने, सूचना प्राप्त करने और दुनिया में कहीं भी अपने समान धर्माओं से सलाह मशवरा करने का अधिकार शामिल है। संस्कृति और विकास पर विश्व आयोग के प्रतिवेदन में कहा गया है कि संस्कृति स्वतंत्रता व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उलट एक सामूहिक स्वतंत्रता है। यह व्यक्ति और समूह दोनों के लिए है, लेकिन इस पर यह सवाल उठाया जा सकता है कि क्या सांस्कृतिक मानवाधिकारों के नाम पर समूह व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित कर सकता है? इसका स्पष्ट उत्तर नकारात्मक है। प्रत्येक समूह अपनी सांस्कृतिक स्वतंत्रता का संरक्षण चाह सकता है, लेकिन उसे यह अधिकार नहीं कि वह इस बहाने अपने किसी व्यक्ति सदस्य के सांस्कृतिक एवं अन्य अधिकारों का हनन अथवा अतिक्रमण कर सके। मानवाधिकार मूलतः व्यक्ति मनुष्य के अधिकार है और कोई भी सामूहिक अधिकार उनका अतिक्रमण नहीं कर सकता। व्यक्ति समूह के निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। सांस्कृतिक मानवाधिकारों के विमर्श में सांस्कृतिक सापेक्षतावादियों के इस तर्क की भी पूरी तरह अनदेखी नहीं की जा सकती कि सभी संस्कृतियां समान रूप से मूल्यवान हैं, इसलिए उनके वैशिष्ट्य की अवहेलना करते हुए कोई सार्वभौमिक संस्कृति या नैतिक प्रतिमान सब पर समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता। लेवी स्ट्रॉस की मान्यता है कि प्रत्येक संस्कृति की अपनी स्वतंत्र मूल्यवत्ता है, लेकिन साथ ही इस स्वतंत्र मूल्यवत्ता या वैशिष्ट्य को स्वीकार करते हुए भी संस्कृति कोई जड़ वस्तु नहीं माना जा सकता। सापेक्षतावादियों को असहमति जताते हुए सार्वभौमिक सांस्कृतिक मूल्यों को महत्व देने वाले विचारकों जैसे जॉन फिनिस आदि का तर्क है कि संस्कृति एक गत्यात्मक प्रक्रिया है और विभिन्न संस्कृतियों के बीच अंतःक्रिया है। अंतःक्रिया से इस गत्यात्मकता को बल मिलता है। यह भी उल्लेखनीय है कि सापेक्षतावादी भी मानवाधिकारों को अस्वीकार नहीं करते। वे इसके लिए अलग तर्क खोजते हैं। जैकब रोज मानते हैं कि मानवाधिकारों का आधार मूल आधारित हितों में है, जबकि रिचर्ड रोटरी मानवाधिकारों के लिए तर्क और सिद्धांतों के बजाय उत्साह और आस्था प्रेरित साहस को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। धन्यवाद। सह आभार। अहिंसा विश्वकोश, प्रोफेसर नंदकिशोर आचार्य।